हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम जो एमपीपीएससी थ्री को टारगेट करते हैं, जो कि 2025 का एग्जाम है एमपीपीएससी का, इसको जो है टारगेट करते हुए एमपीपीएससी के पिछले वर्षों के पेपर देख रहे हैं। 10 से 15% क्वेश्चन जो होते हैं, 10 से लगा करके 15% क्वेश्चन फ्रेंड्स से आप पीजीसीएल क्वेश्चन आते हैं। इस बात का जो है आप ध्यान रखिएगा। उसी को पूरा करने के लिए जो है हम लोग तो पिछले 10 वर्षों के लिए जो पेपर देख रहे हैं। अगर समय बचेगा, ये समय मिलेगा मुझे, तो विभिन्न प्रकार की जितनी भी एमपीपीएससी की परीक्षाएं आयोजित होती हैं और जिसमें जिसमें एमपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग का सिलेबस है, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उन सिलेबस से भी क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि हमें इस चीज का अनुभव हो सके कि कैसे कैसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, एमपीएससी को क्या माना है, हर साल कैसा चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है। समझिएगा बात को। देखिए, जो कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यदि मानिए प्रमाण के साथ क्वेश्चन आए, मैंने कई वर्षों के पेपरों का अध्ययन किया हुआ है, तो मुझे ये पता है। और मैं यहाँ पर भी आपके सामने भी दिखाऊंगा कौन कौन से जो है के आसपास से आ रहे हैं। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि आप देखिएगा तो मान लीजिए 60 क्वेश्चन आ रहा है उठाया हुआ, तो 60 से भाई क्या कीजिएगा, 10-15 मिनट उठा दीजिएगा और इतना टॉपिक नहीं बढ़ सकते क्या, और सब यहाँ से प्रश्न बार बार बन रहे हैं, तो वही जो है टॉपिक है पेपर के जो खास होता है, तो चाहे कोई भी पेपर हो, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और उस टॉपिक की पहचान करेंगे कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जरूरी होगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, एमपीएससी की तैयारी करते हैं और सीपीटी के साथ चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आई क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात फ्रेंड्स है आपके सामने जो है, देखिए हाँ, एक एक करके प्रश्न जो है ये जो है आपका देख लीजिएगा। एमपीपीएस 2015 का पेपर है और 2015 में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। जो करंट अफेयर क्वेश्चन है मैं उनको भी करवाऊंगा नेक्स्ट, क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे फिलहाल, क्योंकि वो जो मैं उस टाइम करंट अफेयर के लिए थी, लेकिन जो करंट अफेयर दोस्तों अभी बन सकता है जो सिलेबस में है, उसे मैं जरूर बताऊंगा। चलिए देखते हैं आपके सामने जो है पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। फ्रेंड्स यही बात करें तो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, देखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्योंकि यह जो है आपकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्या की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। अब आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप जानते हैं वैसे स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी बिल्कुल वैसे स्थित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी, दोनों को एक क्या कहा जाता है, तो जुड़वा जो है संस्थान कहा जाता है। और ये दोनों जो संस्थान है तो ब्रिटेन कुछ सम्मेलन के साथ ब्रिटेन कुछ सम्मेलन के साथ विश्व के आर्थिक विकास के लिए स्थापित किए गए। एशियाई विकास बैंक तो ये आपका जो राजधानी जो है मनीला में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है ये आती है स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर 1920 में। दूसरा ये बात बस देखिएगा बगल में किया हुआ है, तो देखिए आगे देखिए तो ये बार-बार वापस आएगा। लेकिन आगे मैं सोचता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये जो हमारे भारत के महान वैज्ञानिक का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। एक बार इंटरव्यू में आइए तो शानदार एपीजे अब्दुल कलाम है। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, चौथा प्रश्न है बात कर रहे थे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों की, मतलब लिखा हुआ एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, कलाम ये किया गया तो आओ आपको जानकर चीज होता है। लेकिन यहाँ तक हम पूछा कि क्यों लिखा हुआ है, तो इसमें दोस्तों जैन तीज का अब्दुल कलाम की पिताजी का नाम था, और जो फकीर है वो उनके पिताजी का नाम, और जो अबुल है ये उनके पिताजी का नाम है। दोनों पिताजी के नाम है, उनके पिताजी के नाम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और फ्रेंड्स आपका
अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न क्या है, मैट्रिक एक्सप्रेस जो रेल सेवा है जो कि भारत और बांग्लादेश में मैट्रिक एक्सप्रेस रेल सेवा है। दूसरा इधर देखिएगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का प्रारंभ ये प्रश्न कब आया हुआ, 2015 में आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 2015 में आया हुआ, अभी जो कब तक 2020 है 21 तक पेपर उठा रहे हैं। उसमें क्या होगा, जो ये योजना चलाई है कि माध्यम से कौन सी योजना, उस योजना का नाम होगा तो आप जानते हैं, जो मतलब ये योजना रहती है कर रहा हूँ, वो योजना का नाम चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस देश की कार बनाने वाली कंपनी कौन सी, ऑडी कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी ऑडी कंपनी एक कंपनी है कार बनाने वाली कंपनी। अगली बात करें यहाँ पर यूएन किससे संबंधित है, तो कैसे ये जो है यूएन भी काफी बड़ा अभियान है, फिर भी आपके सिलेबस में जो है लिखा हुआ है यूनियन सिलेबस में यूरोप लिखा हुआ है, यूरोप में जो है आपको मलेरिया से संबंधित है, मलेरिया से जो भी जैसे मच्छर से काटने वाली, मच्छर काटने जो होते हैं मच्छर काटने से उनसे संबंधित है डेंगू रोग के कारण यदि आपका वायरस रोग है, और ये जो है एडीज एडिक्टाई नामक जो की मक्खी के कारण से हैजा रोग जो है आपका ये पिपरियो कोलेरी नाम की बीमारी द्वारा होता है, एड्स तो एचआईवी नाम के वायरस द्वारा होता है, द्वारा एचआईवी वायरस के कारण से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश है राज्य सत्रह है भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, 2020 का पेपर उठाइए, 2020 का पेपर है उसको उठाएंगे तो आप देखिए वहाँ पर कर रहा है मध्य प्रदेश राज्य सत्रह कहाँ पर, आप तो यही संग्रह है कहाँ पर थे, भोपाल में से किया हुआ है, क्योंकि इधर से मुझको ये समझ ये नहीं होता है डायरेक्ट डायरेक्ट रिपीट होते हैं, मतलब 20% आपको प्रश्नों के एमपीएससी पेपर में डिटेल में पढ़िएगा, यही मानेगा बहुत अच्छा लगेगा और आगे पेपर में इनको पढ़ना है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय से पहले है जाके एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, और ये एडवर्ड संग्रहालय था इसका निर्माण करवाया था 1909 में करवाया गया था, इसका निर्माण जो करवाया गया था 1909 में करवाया गया था, और सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था, जो सुल्तान बेगम थी कहाँ की, भोपाल बेगम थी, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। अगली बात करें आईबीएस जो बकरकर संग्रहालय तो बकरकर के नाम से यहाँ पर देखिएगा ये भी नंबर यहाँ बगल में बगल से लेकर के आ रहे हैं, इनका लेखक जो है इनका का लेखक कौन है, तो आप जानते हैं कि मेघश्री नाम का एक यात्री जो किसके दरबार में आया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, और उसी में जो है क्या किया हुआ था, इनका नाम पुस्तक की रचना की गई थी, और इंडिका नाम की जो पुस्तक है इस पुस्तक में हमें जो एक जो है पॉलीक्रोथा नाम देखने को मिलता है, कौन सा नाम, पॉलीक्रोथा नाम देखने को मिलता है, और पॉलीक्रोथा नाम जो है किसने दिया हुआ था, पाटलिपुत्र की दिया हुआ, साथ ही जो एजेंसी है मेघश्री ने इसमें उसको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या लिखा हुआ, सेट्रोपोस लिखा हुआ है, सेट्रोपोस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य। अगली जो है दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं, जस्टिन जो फ्लूडार दोस्तों ये जो है आपके सिकंदर के साथ में भारत आए हुए थे, और हेरोडोटस दोस्तों ऐतिहासिक जनक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपके सामने, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, दोस्तों लिखूंगा थोड़ा सा कम तो ज्यादा समय लग जाएगा,
पेपर करना है, मैं जो है बताता जाऊँगा हर जानकारी को, आप चाहें तो लिख सकते हैं या सुनिएगा ध्यानपूर्वक। और एक जानकारी जो है इम्पोर्टेंट है, एनटीपीएससी 2025 आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके लिए दोस्तों मैं टेस्ट भी चलवा रहा हूँ, और 7 टेस्ट इस करता हूँ, फिर डेली 25 क्वेश्चन करता हूँ, और 25 क्वेश्चन दोस्तों इतने बड़े होते हैं कि किसी न किसी जो है एक क्वेश्चन से टॉपिक कवर हो जाता है। मैं बहुत अच्छा समझाता भी हूँ, आप देखिएगा वहाँ पर देख सकते हैं। और उसका जो है जो भी आंसर रहता है उसका पीडीएफ भी आपको सॉल्व हो जाता है, एक अच्छी समझ बन जाती है। और ये तिमाही में 10,000 क्वेश्चन जो टारगेट रखा हुआ है, ये एनटीपीसी तरफ डेली क्लास रहेगी, ये क्वेश्चन की तो आप जरूर देखिएगा। हालांकि आप चाहें तो बाकी मैं और हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। चलिए अब जो हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, इस शाहनामा का लेखक कौन है। दोस्तों शाहनामा की आपसे इसके बारे में पूछा गया है कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो देखिएगा, शाहनामा की बात करें फ्रेंड्स, आप जानते हैं महमूद गजनवी ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के साथ में 4 विद्वान थे, उनमें से आपका एक अलबरूनी था जो भारत आया हुआ था, और जो दूसरी था उसका दरबारी सचिव था, फिरदौसी भी था, और एक और था उसका नाम याद कर पा रहा हूँ। ये जो है इन शाहनामा किसने लिखी थी, फिरदौसी नाम के विद्वान द्वारा जो है शाहनामा लिखी गई थी। और फिरदौसी दोस्तों जो है फारसी भाषा का संस्थापक थी, क्योंकि जो है दरबारी सचिव था। और जो दोस्तों यह है आपका अलबरूनी, इसने किताब और हिंद लिखी हुई थी। और जो है यह मुस्लिम मुस्लिम जो है व्यक्ति है जिसने भारत में आकर पुराणों का अध्ययन किया था। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इधर देखिएगा कि संस्कारों की संख्या कितनी है। अब बताइए संस्कारों की संख्या क्या है दोस्तों, मेंस में यहाँ प्रश्न आता है। जो है नाम एक बार 3 नंबर में पूछे गए थे, जन्म से पहले संस्कार कौन कौन से होते हैं। अभी जो है 2023 का मेंस का पेपर तो उसमें 16 संस्कारों की जो है संख्या पूछ ली पूरे डिटेल में। तो ये प्रश्न दोस्तों बार बार आते रहते हैं, क्वेश्चन यदि प्रीवियस ईयर देखिए या किसी भी बात हो यही आती है। संस्कारों की संख्या कितनी, तो अधिकांश विद्वान सहमत इस चीज में, तो संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 जो है अधिकांश विद्वान की संख्या बताई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आपका 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्यों, जो है 1773 में पारित किया गया था। और इसी दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स टाइम पर बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर क्या होता था, बंगाल का गवर्नर, उसका नाम बदल क्या कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर। और इसी की तरह दोस्तों एक भारत में सर्वोच्च न्यायालय की 1774 में स्थापना की गई थी, जो कि कलकत्ता में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख कीदृशीय देवानांती के रूप में मिलता है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका अशोक, जो है इसका सही होगा। अशोक का नाम जो है अभिलेखों में मूल नाम न मिल करके कई अभिलेखों में कीदृशीय देवानांती मिलता है। मध्य प्रदेश में कई अभिलेख हैं, ट्रेन वहां पर बात करते हैं। ये देखो अभी जो है दोस्तों ये प्रश्न है, अभिलेखों से लेकर लगातार प्रश्न आ रहा है हर बार। देखिएगा अभी मंदसौर अभिलेख पूछा गया था, और इसके पहले दोस्तों मंदसौर अभिलेख, और जो सांची अभिलेख संगठित अभिलेख के बारे में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आ रहे हैं, तो अभिलेख आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैंने दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, प्राचीन काल के जितने भी अभिलेख वहां तक पूरी क्लास बना दी गई, लगभग 40 अभिलेख हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा ही पढ़िएगा, और जब भी अभिलेखों की बात आए तो पूरे अभिलेख लगभग 5-10 अभिलेख जो है महत्वपूर्ण जहाँ बार बार प्रश्न हो रहे हैं, कौन सा कीजिएगा, क्वेश्चन के साथ में हाईलाइट किया जाता है। ये इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक कहते हैं। इसके दोस्तों द्वारा क्या किया जाता है, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाते हैं, और ये तरीका मैं दोस्तों अपना रहा हूँ। और 4 बार इसी में किया हुआ है, मेंस की है। अगली बात करते हैं प्रीमियम बैंक के प्रश्न। देखिए फिर से आया हुआ 2023 से एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, एमपीएससी का प्रीमियम बैंक से प्रश्न उठाया हुआ था। मतलब समाचार पत्र के संदर्भ में उसका जवाब मैट ऑफ माना गया था। तो प्रीमियम बैंक की प्रवृत्ति प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई। प्रीमियम बैंक का दोस्तों अगर कार्यकाल की बात की जाए ना कि कब से कब तक रहा है, तो 1828 से लेकर के जो है आपका 1833 तक 35 तक रहा। अब बताइएगा 1829 में जो है इसने क्या किया था, सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया था। और सती प्रथा निषेध अधिनियम की धारा 17 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को भारत में किया गया था, बैन किया गया था। और विलियम बेंटिक की फ्रेंड्स क्या था, ये प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, इसे सुधारवादी गवर्नर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है
फ्रेंड्स 10 लग रहा है, मगर फास्ट करवाऊंगी, फास्ट करवाता हूँ। तो कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स जो आपका मोहम्मद शाह क्या रहते हैं, रंगीला के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका 1719 से लेकर 1740 तक शासन करता है, और इसी के समय पर फ्रेंड्स नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जो कि ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, और वो है तख्ते तालुक पे हुआ था। तो प्रश्न ये भी एमपीपीएससी में आ चुका है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, जो तख्ते तालुक यानी कि जो और मुगलों का वो होता था, सिंहासन होता था, राज सिंहासन, उस पर बैठा करके शाहजहां ने बनवाया था, वो सोने सोने का था। तो ये जो है कौन ले गया था इसके समय पर, ईरान का शासक नादिर शाह ले गया था। अब नादिर शाह ले गया तो अंतिम बैठने वाला बादशाह कौन होगा, यही होगा। हर रोज शेयर से घृणित कराया गए थे, रफीक बगदाद और रफीक दौला दोनों शासक दोस्तों किंग मेकर द्वारा बनवाए गए थे, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि चार्ल्स कुक का आदेश पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रेंड्स चार्ल्स कुक का जो डिस्पैच है ये 1854 में आया हुआ था। डलहौजी शहर पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और भारत में इंग्लिश शिक्षा की शुरुआत इसलिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाते हैं, और 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगली बात करते हैं कि गुरु नानक है, ये दोस्तों दिवस भी कई बार पूछ चुके हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? अब बताइए कौन है? सिख हैं, और सिखों को लेकर के दोस्तों 2020 का पेपर उठाकर देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि राजा जो रणजीत सिंह हुआ करते थे वो किस मिशन से संबंधित थे? गुरु पांचवें गुरु से पूछा गया है। तो जो गुरु नानक ने दोस्तों अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये क्या थे? प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, और इन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया हुआ था दोस्तों? दूसरे गुरु अंगद देव को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो पांचवें गुरु अर्जुन सिंह थे। अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? फ्रेंड्स पिग्मी जनजाति की बात करें किस प्रदेश में पाई जाती है? अब यहाँ पर भाई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पिग्मी जनजाति वास्तव में दोस्तों मध्य अफ्रीका में पाई जाती है, कांगो बेसिन के आसपास पड़ता है, कांगो गणराज्य में पाया जाता है। लेकिन कांगो गणराज्य देश है दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है, भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है। अब सहारा तो बहुत दूर पड़ता जाता है, उत्तर में पड़ता है, काला ही दक्षिण पड़ता है, पंपा अर्जेंटीना में है। इसका सही जवाब जो हमारा नहीं होगा, तब विश्व रेखा का सही जवाब होगा। चलिए अगली बात करते हैं, और फ्रेंड्स है जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो है 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा, और 16 नंबर में क्या पूछा गया है? खुसरो किस मूल बादशाह का? दोस्तों खुसरो जो था ये एक राजपूत रानी हुआ करती थी, आई थिंक हरकाबाई थी, और हरकाबाई जो है का पुत्र हुआ करता था, और अकबर का नाती हुआ करता था। जहांगीर का एक पुत्र था, मतलब जहांगीर ने कई शादियां करवाई थी, उसमें से एक राजपूत रानी थी, उसका एक पुत्र था। अब दोस्तों ये जो खुसरो था, तो जहांगीर जो है शुरुआत में अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अबू बकर की हत्या करवा दी थी। इसलिए अकबर ने क्या किया, कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुसरो को शासन बढ़ा रहा हूँ। इसलिए जो है जहांगीर से क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और खुसरो जो है अपने आप में राजा मानने लगा। और जो मान सिंह था अकबर के साथ में, वह भी अपने भांजे का समर्थन कर रहा था, इसलिए खुसरो को शासक बना दिया गया। परंतु बाद में जो जहांगीर ने माफी मांग ली, अकबर ने पुनः जहांगीर को शासक। अब खुसरो दोस्तों क्या करने लगा था कि विद्रोह करने लगा था जहांगीर के खिलाफ, और सिख गुरु जो कौन हुआ करते थे, आई थिंक भाई अर्जुन सिंह थे पासी गुरु। हाँ तो उन्हीं के पास में जाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। जहांगीर ने उन्हीं क्या किया था, मृत्यु कर दिया था। तो इसका पुत्र था दोस्तों। कहानी सुनाने का मतलब है कि आपको एक प्रश्न से आसपास है क्या, ऐसे में बता दूंगा उत्तर तो याद हो जाएंगे, नहीं होंगे कहानी का, तो ऐसे बताने। अकबर जानते हैं आप, शाहजहां दोस्तों स्वर्णिम कहा जाता है शासनकाल को। बहादुर शाह प्रथम दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुअज्जम नाम का शासक पड़ा था, बहादुर शाह की उपाधि था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये एक प्रवाल है, जैव विविधता की जानी जाती है, और ये कहाँ पर स्थित है? अब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कौन सा महासागर पड़ता है? भाई हिंद महासागर तो नहीं पड़ता है, भूमध्य सागर नहीं पड़ता है, अटलांटिक नहीं पड़ता है, तो आपका सही बात होगा प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की इसका पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ ग्रुप में सर लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम का, वहां से आपको मिल जाएगा। तो हम पीडीएफ की जो है तरह आ जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, और क्वेश्चन है अल्फा अल्फा क्या है? तो इस 27 नंबर का प्रश्न देखिएगा। इसमें पूछा गया है अल्फा अल्फा क्या है, तो आप क्या बताएंगे?
ये अल्फा अल्फा दोस्तों एक प्रकार की घास है, क्या है, एक औषधीय घास है दोस्तों, और ये कहाँ पाई जाती है आपकी उत्तर अमेरिका में देखने को मिलती है। 24 नंबर का प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? हालांकि विश्व को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है सैंटोस बंदरगाह है दोस्तों, ये ब्राजील में स्थित है, और इसे क्या कहते हैं, जो है तो कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है, यहाँ ओलंपिक हुए थे और पृथ्वी का सम्मेलन भी हुआ था। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में जो है हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, सबसे अधिक एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? दोस्तों जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसी को शॉर्ट में जो कई बार सीएफसी के नाम से भी आपको देखने को मिलता है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों यलो वर्षा के उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगली बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है? जैसे जो जहाँ पर एक समान वर्षा होती है तो उनको जोड़ने वाली रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं? आइसो। दोस्तों जो है इसमें क्या हो जाएगा सही जवाब आपका आइसोहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? आइसोहाइड हो जाएगा। आइसोबार दोस्तों जो है ये आपकी किससे संबंधित होगी? दाब से संबंधित होगी, संदाब रेखा। और जो आइसोथर्म होती है संताप रेखा होती है, और ये आइसोहाइलाइन दोस्तों लवणीय से संबंधित। अगली बात करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं दोस्तों, ये पंचप्रयाग से दिया गया क्वेश्चन है, कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। नदियां पढ़ते हैं आप, ध्यान कीजिएगा, हाईलाइट रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। अगली बात करते हैं, घनत्व 350 एवं चीता 60 क्या है दोस्तों? दक्षिण में जो है अक्षांश से, और ये क्या है, दक्षिण में अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने में अक्षांश दिया हुआ है। तो ठीक है, पौने ही है, लेकिन वास्तव में क्या है, 40 डिग्री अक्षांश और दक्षिण 50 डिग्री अक्षांश, और चीन का 60 अक्षांश पर पौने क्या है तो बहुत तेज चलती है। एक्चुअली में दक्षिण भारत में अगर विश्व का मानचित्र आप देखेंगे पूरे दक्षिण में, मतलब पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में, वहाँ पर दोस्तों आपको स्थल भाग कम देखने को मिलता है, समुद्र ज्यादा देखने को मिलता है, पौने वहाँ बहुत तेज चलती है, इसलिए इन्हें नाम दिया गया। निम्नलिखित में से 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि आपका केरल में, तमिलनाडु में आपका मीनाक्षी माता मंदिर मिल जाएगा मदुरई का। आंध्र प्रदेश में दोस्तों, कर्नाटक में आपका ये मिल जाएगा, एहोल के बंदर मिल जाएंगे, और आंध्र प्रदेश में भी बहुत सी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? दोस्तों अगर विश्व का मानचित्र आप अच्छे से देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ, तो आप ये समझिएगा इस तरह सही जवाब है दोस्तों, किस राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से लगती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिक्किम जो है सही जवाब हो जाएगा। क्यों? आप मैप में एक बार देखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की लगती तो है, लेकिन ऊपर इसके पश्चिम बंगाल के सिक्किम आ जाता है, तो भूटान से चीन से सीमा पश्चिम बंगाल की नहीं लगती, भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है। मेघालय बहुत दूर स्थित है, हिमाचल प्रदेश चीन सीमा लगती है, भूटान से भी नेपाल से। तलचर दोस्तों क्या है, ये प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, उड़ीसा में स्थित है। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है बैला लीला किसके उत्पादन की जाता है? अब देखिए एमपीएससी में खनिज टॉपिक में वही क्वेश्चन तो उठाएगा इंटरनेट से, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में गहराई हो जाएंगे। बैला लीला दोस्तों लॉ ऑफ एस के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगली बात करें मानव विकास सूचकांक का आधार, 32 नंबर देखिएगा, आधार क्या है दोस्तों? मानव विकास सूचकांक का जो आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत में अफरक का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? ये प्रश्न जो है आपका कई बार पूछा गया है, ये आपका आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अफरक उत्पादन होता है, आप याद कर सकते हैं। अब मतलब ऊपर से कहेगा कोई अभर रहा है, आपसे क्या कर रहा है, फिर रहा है, अभरना जानते हैं मतलब जैसे अभर जाता है, कहते हैं ना कोई दूसरे से फिर जाता है अभर गया, तो अभरेगा कौन? जो अंधा होगा, तो अंधा से बड़ा ऐसे ध्यान रखिएगा कि अभर गया भगवान के हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? आप चाहें दोस्तों में सोच सकते हैं, जो है आप ऐसे सिलेबस में नहीं है, पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ से संबंधित है, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों 1960 में लागू की गई थी। चलिए अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास में देखिएगा 34 नंबर का, ये भी पंचवर्षीय से संबंधित है, आप इसे भी सोच सकते हैं, बता देता हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों यह आपकी जो है महालनोबिस मॉडल पर
38 नंबर का प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ भी रही है, हालांकि अब जो है थोड़ा सा एडवांस हो गया है, लेकिन फिर भी आपके लेवल देखना चाहिए। भारत में संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसे संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक अभिभावक कहते हैं। राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक है। संसद जो है विधायिका का हिस्सा है। पहली बात करते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुई थी? तो यहाँ से भी लगातार प्रश्न चुनाव आयोग से होता है, चुनाव से मताधिकार से लगातार उठाता रहता है। 13 मई 1952 को जो दोस्तों आप कहते थे प्रथम चुनाव हुए थे। अगली बात करते हैं विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो आयात से संबंधित है, निर्यात से संबंधित है। भाई ये क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन से संबंधित। भुगतान संतुलन क्या होता है दोस्तों? हम कितना खर्च करते हैं सामान मंगाने में, कितना खर्च करते हैं सामान को बेचने में, और उन दोनों का जब निकाला जाता है तो घाटा हो रहा है तो क्या कहेंगे कि भुगतान संतुलन जो नेगेटिव है और मुनाफा हो रहा है। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। और संविधान के जो है जनक भी कहा था, एम.आर. जयकर ने कहा था। ध्यान रखिए किसने कहा था? तो एम.आर. जयकर कहते हैं जनक की जननी भी संविधान। महात्मा गांधी तो इतिहास में पढ़ेंगे। अगली बात करते हैं सतत विकास से क्या अभिप्राय है? 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सतत विकास जो है इससे क्या आशय है? तो सतत विकास से अगर हम देखेंगे कि क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है दोस्तों वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य की पीढ़ी के साथ विकास करना। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो चुका है दोस्तों, अभी कब आया हुआ था ये प्रश्न? आया हुआ है, मैं देखा है ये प्रश्न जो रिपीट हो चुका है दोस्तों। दल बदल कानून किससे मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया है? दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं आया हुआ है कि मतलब ऐसा है तो किस अनुसूची में संबंधित है, ऐसा पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया था? तो 252वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जुड़ा गया था, और इसके माध्यम से जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर का। उठाकर देख लीजिएगा वही पेपर, अभी कब का 2023 को उठाकर देखिएगा। सीधे से पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पर क्या पूछा है? नाबार्ड किससे संबंधित, यानी पूरा नाम पूछ दिया है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल राष्ट्रीय कृषि बैंक का ग्रामीण विकास का ये सही सेवा हो सही होगा। 1982 में जो इसकी स्थापना हुई थी। 2020 के पेपर में ये पूछा गया, 2023 के पेपर में पूछा गया था। चलिए अगला जो 44 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 44 नंबर के प्रश्न में क्या है कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो दोस्तों ये जो एबी माथुर समिति थी, इन्होंने क्या दिया था आपका? ये प्रस्ताव दिया था कि वित्त आयोग और योजना आयोग का विलय कर दिया जाए। और दोस्तों वित्त आयोग जानते हैं 280 में, योजना आयोग के वर्तमान नीति आयोग बन चुका है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखित संविधान का प्रारंभ उद्देश्य हुआ था। दोस्तों पहली बार संविधान ही अमेरिका ने बनाया था, तो लिखित संविधान से सॉरी कहाँ लगा था? अमेरिका इसका सही जवाब होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका जो है सही जवाब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। मुझे लगता है इसमें जो है थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं है। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है फ्रेंड्स, इसकी जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये जरूरी थोड़ी ना है कौन होता है, इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। प्रश्न जो है आप चाहें तो कर सकते हैं ऑप्शन लेकर के, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर में देखिएगा। 46 नंबर, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन है? दोस्तों ऊर्जा संसाधन आपने देखे होंगे लगातार यहाँ प्रश्न बनता रहता है वहां पर आकर के। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल ऊर्जा नवीनीकृत संसाधन है, सूर्य ऊर्जा भी है, पृथ्वी की ऊर्जा से भूतापी ऊर्जा कहते हैं ये भी है। इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न देखिए 43, और इसमें पूछा गया है तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? दोस्तों अगर आप निर्वाचन आयोग दोस्तों चुनाव आयोग से क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो समिति है आपकी बी.एन. तारकुंडे का पूरा नाम था, और ये समिति जो है आपकी 1981 में बनाई गई थी। और ये दोस्तों
चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के लिए बनाई गई थी और इसमें क्या किया था 30 सदस्य जो है इसी के सुझाव पर बनाए गए। तो चुनाव सुधार से आपकी संबंधित होगी। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 47 नंबर का 47 नंबर का प्रश्न है, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं? तो आप जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है ये पूछा गया है आपसे, तो आप क्या बताएंगे कि वनस्पति जो दोस्तों होता है, जहाँ पर जलवायु मतलब नुकसानदायक होती है वहाँ की वनस्पति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हिमीय संकेतक बर्फ भी दोस्तों क्या होती है, तापमान बढ़ता है तो बर्फ पिघलने लगती है, भी होगा। दीर्घकालिक परिवर्तन ये भी दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, लेकिन जो है आपका विवर्तनीय संकेतक है ये आपका हो जाएगा, ये आपका सही है। विवर्तनीय का मतलब होता है दोस्तों प्लेटों का गति करना, और प्लेटों की गति करना दोस्तों पृथ्वी के अंदर होता है जलवायु परिवर्तन, जैसे नहीं। अगला प्रश्न है आपके सामने 84 नंबर का 48 नंबर का प्रश्न है जो आपके 48 निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? दोस्तों गरीबी एक है, सामाजिक प्रदूषण सांप्रदायिकों का बलात्कार, कृषि प्रदूषण जो है आपका दोस्तों ये आपका जो है रासायनिक प्रदूषण है एक प्रकार का, खाद डालना। 51 नंबर का प्रश्न देखिएगा 51 का कि वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार का कारण नहीं था। ये प्रश्न दोस्तों क्रॉस लगा दूंगा क्योंकि ये जो है आयोग का प्रश्न है, मतलब जब पहले अधिनियम हुआ करते थे कहा है। ओके, कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित नहीं है? तो दोस्तों बर्मा का भाग भी सुनामी से प्रभावित है, गुजरात तटीय क्षेत्र भी है, बंगाल की खाड़ी तटीय क्षेत्र भी है, तो फिर दोस्तों कोई भी नहीं सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार कानून लागू किया? ये भी आपका अधिनियम से क्वेश्चन है, आप चाहें इसका सही जवाब दे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली बात करें सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? 3 नंबर का प्रश्न है किस सागर में पाई जाती है? तो परिवार और समृद्ध सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और यहाँ पर दोस्तों मृत सागर से इसलिए कहते हैं कि आप यदि इसमें तैरने लगना तो डूबेंगे नहीं, जैसे अपनी चारपाई खटोली में या बिस्तर में लेटते हैं तो वैसे ही उसमें लेट सकते हैं, डूबेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना डेंसिटी है कि आप इंसान डूबता नहीं, तो वहाँ पर मुर्दा व्यक्ति जैसा जो है तैरता रहता है, इसलिए मृत सागर है। अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हो जाएगा, फिर आप चाहे याद कर सकते हैं, अस्पृश्यता 17 संबंधित है। अगली बात करते हैं सतत विकास का आधार क्या है दोस्तों? सतत विकास का जो आधार है दोस्तों ये आपका है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। और सतत विकास की अवधारणा जो है ब्रिटलैंड आयोग के सिफारिश पर 1987 में लाई गई थी, और उस रिपोर्ट में जिसमें दी गई थी उसका नाम था आवर कौन। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं दोस्तों? कम बिट्स लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, सतत विकास से अभी भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और नए सिलेबस में भी सतत विकास है, हालांकि थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन फैक्ट वही। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? एक बाइट में जो दोस्तों आपके कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। अगली बात करते हैं, और एक बाइट में अगर कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स मिलाकर के एक निपल बनता है, निपल बनता है। इस प्रकार से 4 बिट्स से क्या बनता है? एक निपल बनता है। और तो एक बाइट में दोस्तों मतलब कि एक बाइट में कितने निपल हो जाएंगे? 2 निपल हो जाएंगे। अगली बात करते हैं आपके सामने जो 85 नंबर का प्रश्न है, आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग? तो प्राथमिक रंग की बात की है 3 होते हैं, और कौन सा होता है? रेड होता है, रेड जाएगा, ब्लू जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों प्राथमिक रंग नहीं आपका ब्लैक रेड ब्लू होता है। इसमें 2 ऑप्शन दोस्तों सही हो सकते हैं, पीला भी सही हो सकता है और एक तरह का काला भी सही हो सकता है, और क्या पीला लगाइए काला भी। अगली बात करते हैं तो प्रश्न है न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई कीजिएगा। तो दोस्तों केबी जो है केबी सही है, केबी जो है आपकी सही है। अगली बात करें बाइनरी में कितने होते हैं? तो बाइनरी 2 अंक होते हैं, बाकी भाग होती है कंप्यूटर मशीन भाग। अगला है किसने आविष्कार किया पेड़ पौधे की जीवन? दोस्तों जगदीश चंद्र बोस की भारत के आविष्कार किया था जो है, तो पौधों में जीवन होता है और वो भी प्रेरणाएं व्यक्त करते हैं। इन्होंने बताया था कि पौधों की वृद्धि कैसे मापी जाती है और यंत्र का आविष्कार किया था, और इन्होंने ही रेडियो तरंगों के बारे में बताया था। बात जो है रेडियो
वी पाकर नॉन विज्ञान की विमान की खोज और एक महाकाल और खोज जो है चेतक का परिवर्तन को भी बात करते हैं। यहाँ पर क्या है तो 60 नंबर पर देखिए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सबसे तेज महंगा कंप्यूटर कौन सा होगा सुपर कंप्यूटर विश्व का जो है पहला ग्रेड 41 कंप्यूटर इसकी जनक जो सैम उत्तरी को कहा जाता है भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना तो ये अगले पर करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर कहा जाता है अगर भारत में यूज करते हैं ये कंप्यूटर में जहाँ एजेंसी सपोर्ट होता है और जो नेटवर्क रिंग और बस जो है नेटवर्क के सामने टोपोलॉजी समझते टोपोलॉजी ये अगली बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा में दोस्तों बेसिक कंप्यूटर भाषा है सी प्लस प्लस जावा ये पेट करती है अलग बात तो ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आज वर्तमान में जो के आसपास से ज्यादा हो सकता है देखिएगा प्रथम प्रश्न जो समानता वेबसाइट देखते हैं तो क्या होता है जैसे आप जैसी वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज होता है तो होम पेज अब अगर होम पेज में यहाँ पर क्या लिखा है इंग्लिश वर्जन देखिएगा जो जो है वेब प्रश्न ये होता है तो देखा इंग्लिश वर्जन दिया है अगली बात करते हैं हम करते होता कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता कंप्यूटिंग कर सकता है प्रोसेसिंग कर सकता है आउटपुट कर सकता है लेकिन अंदर से परिणाम नहीं होता ये मानव किस साल में 2016 30 भारत में विकास जो रियो में देते और वीडियो राजी में करता है अगली बात करते हैं अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दिवस से पता जो है उसको कौन सी सरहद को राष्ट्रीय खेल दिवस जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है चलिए अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ में ये पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आप जानते हैं पोलो टीम में 7 खिलाड़ी तो 4 होते हैं और 7 होते हैं वर्ल्ड पोलो में 7 अगली बात करते हैं फिर संगठन संध्या गोपाल को संबंधित से मध्य प्रदेश अगली बात करते हैं नरेंद्र मोदी ने किस 72 नंबर में देखिएगा नरेंद्र मोदी ने किस टीम की एक देश में शुरुआत की है तो दोस्तों मैच आप सबको जानता हो वेस्ट इंडीज का मैच था अगली बात करते हैं अगला प्रश्न है 73 नंबर का इस बार के लिए कहां है तो ये इम्पोर्टेंट है आपका जो भोपाल में स्थित है और ये एस्ट्रोटर्फ कॉलेज की है यह तो राष्ट्रपति द्वारा 1993 मानव अधिकार संरक्षण जो अध्यादेश का कब स्वीकृति मानव अधिकार ये आप चाहे याद कर सकते हैं अपने का 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार किया गया था अगली बात करते हैं रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में शासन किया कौन वाला में शासन किया था चंदेल राजकुमारी थी और जो अकबर की जहाँ पर तो काफी ये महाकौशल में त्रिपुरी जो कल दिवस का शासन रहा है उत्तर प्रदेश में बघेल में ग्वालियर में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है आप ध्यान रखिएगा मानव अधिकार आयोग से रहा है अभी भी जो है आयोग अपने साथ में है तो मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण मानव अधिकार सुरक्षा आयोग करता है राज्य मानव अधिकार सुरक्षा सभी का सेंधुआ में किसके प्रति प्रश्न 2 बार पूछा चुका है एक बार जो देखना आगे पेपर जो है सॉल्व करेंगे वहां पर भी देखें मतलब है 2000 से पेपर सॉल्व करना शुरू किए वर्ष 2000 के पेपर में सॉल्व किए तो मुझे याद है मैंने कहता हूं तो आई जल्दी वही कौन सा में आया हुआ है सेंधुआ में किसके नेतृत्व में जो है 8 वर्ष में आंदोलन किया था तो भीमा नायक नेतृत्व में सेंधुआ जो प्रवासी में पड़ता है को जो देश सम्मानित होते हैं पूरा टोंग से पहले किया जाता है आते रहते हैं इधर जाति नायक अभी इस लेवल में 1847 क्रांति इंडिया जो युद्धि मनाते हैं अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास
79 नंबर का प्रश्न है, भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति जो भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में कहाँ अधिक पाई जाती है? विश्व संचार का दोस्तों एक क्षेत्र है, चित्रकार है। चलिए अगली बात करते हैं, संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो संत सिंगा जी जो है आपकी हिमाचल क्षेत्र के निवासी है, जो कभी 73वें संविधान संशोधन का अनुपालन करने वाला पंचायत मध्य प्रदेश है। यहाँ से कई बार लगातार पूछ रहा है, याद रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि सरदार के पास कौन मोहम्मद सफी कहते हैं। अगला प्रश्न है 84 नंबर का कि जो है पशु मध्य प्रदेश को क्षेत्र है पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आप सही बात करते हैं कि मध्य प्रदेश है। यहाँ पर महू में जो है आपका सामाजिक विज्ञान संस्थान यहाँ पर जबलपुर में विश्वविद्यालय जबलपुर है, जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, जीवन में जो है और बात करते हैं। और एक नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश संस्कृत समिति से की जाने वाली के नाम पर क्या अलाउद्दीन खाली दुर्ग महासमिति करते थे, तो उनके नाम पर है। प्रेशर का विद्यार्थी अभी तक नया पर देश में और देश के दौरे से नागरिक की होता है। इसी तरह गणेश विद्यार्थी के नाम पर प्रभा पत्र और पाठ्य सी किया गया था, वैसा कुछ प्रश्न आया। तो विद्यार्थी जो दूसरे पत्रिका के संबंध में पत्र करते हैं। 86 नंबर का प्रश्न, मध्य प्रदेश में कई बार की स्थापना की है देवास में आ गया। और जो औरंगाबाद में जो थी नोट बनता है तो कागज बनता है। नौकायन की क्षेत्र मध्य प्रदेश से औरंगाबाद दोस्तों ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है का सुरेंद्र सिंह एक दो इंपोर्टेंट पर्सन है और संबंधित ग्वालियर की। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों जुंको दुबई जो है पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जापान की है। पहली भारतीय महिला अगर आपको पूछ जाए तो कौन है? दक्षिणी भारत है। ध्रुव ग्रह की चोटी कहाँ पर स्थित है? आप जानते हो ये जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है होशंगाबाद जिले में 50 मीटर। अगला प्रश्न है, हेड्रोमीटर, थोड़ा सा हेड्रोमीटर कौन सी है? यहाँ पर हेड्रोमीटर है समुद्र की दोस्तों गहराई मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वर्षा मापने के लिए रैन गेज का प्रयोग किया जाता है और भूकंप के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। वहीं की तीव्रता के लिए जो है डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं विक्रय मोती किसकी रचना है? उठाकर देखिएगा 2020 अभी का पेपर 2024-23 का पेपर उठाकर देखिएगा। ये रचना निर्देश कुमारी चौहान की रचना दोबारा से विक्रय मोती किसकी रचना है? कुमारी चौहान की रचना। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय 92 नंबर देखिएगा, क्षेत्रीय जो अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश की कहाँ जो है जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है और वो कौन सा दोस्तों 93 नंबर का प्रश्न है, आपको पूछा गया है माइक्रोस्कोप हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? दूर की वस्तुओं के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है, पास की वस्तुओं के लिए छोटी वस्तुओं का छोटी और पास की वस्तु, ये आपका सही जवाब होगा। जो है सूक्ष्म वस्तुओं नजदीक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों इन्होंने पहला एंटीबायोटिक बनाया था और पहला एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। किस रक्त समूह को दोस्तों सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो आप जानते हैं वो जो दोस्तों आपका नेगेटिव होता है या वो है यहाँ पर दिया होता है वो नेगेटिव सर्वाधिक है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर होता है। इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन अगर आप क्योंकि उत्तरी गोलार्ध रहते हैं भारत की उत्तरी गोलार्ध में तो आप 21 जून को लगा सकते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर को होता है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध। अगली बात करें 95 नंबर का प्रश्न है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपके बताएंगे लैक्टोमीटर के द्वारा घनत्व मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, बैरोमीटर से ताप मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ये प्रश्न करंट अफेयर का दोस्तों 96 नंबर का प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं?
क्वेश्चन आ रहे हैं सिस्मोग्राफी यंत्र से मापा जाता है। पॉलीग्राफ दोस्तों झूठ का पता लगाते हैं, हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। पहले नंबर पे तेरह अक्टूबर 2014 को लोक का नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन को लेकर ये क्या करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे एमपीएससी की जो भी आपके 100% से 2015 का पेपर सॉल्व किया, उसको मैंने जो है आपको बताया है कि पूरी पेपर जो है सॉल्व करवाऊंगा। और ये समय बचा तो दूसरे राज्यों को डीएवी 2020 के बाद पेपर में आपको 2020 और जरूर करवाऊंगा। तो लगभग 100 पेपर जो है 100 पेपर 100 पेपर कर लीजिए ये मानिएगा। और जो मेरी प्री क्लास चलती है यानी कि क्वेश्चन वाली वो देखिएगा कि नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। 75% पेपर होगा मिला करके तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको ये जो पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। चलिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।